रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? ऐसी प्रोसेस जहां पे हमारे फूड से एनर्जी रिलीज हो रही है। इन शॉर्ट मैं ये कहूंगी, हमने जो फूड कंज्यूम किया, मतलब फूड से फूड की एनर्जी, वो केमिकल की एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हमारी मैकेनिकल एनर्जी में। मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, मैं हाथ हिला रही हूँ, मैं एनर्जी चाहिए ना बेटा हर एक काम के लिए। हम सबकी बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है इन फॉर्म ऑफ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। आपने ना छोटी क्लासेस में एक बात पढ़ी थी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पढ़ा था बेटा सबने? देखो क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब फूड से एनर्जी रिलीज होना। अब यहाँ पे रेस्पिरेशन दो टाइप की है, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक देखो नाम से क्या पता लग रहा है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। किसकी प्रेजेंस है? ऑक्सीजन की। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंस है। अगर ऑक्सीजन की कमी भी है ना, तो भी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन में काउंट करेंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, हमारी बॉडी को काम करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए ऑक्सीजन? ताकि ज्यादा अमाउंट में एटीपी रिलीज हो। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मतलब C6H12O6, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। 1 ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एक ग्लूकोज से एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में हाईएस्ट अमाउंट में 38 एटीपी रिलीज हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल कोई सेल है तो 36 एटीपी आएगा, लेकिन अगर कोई सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है, जैसे कि हार्ट का सेल, लीवर का सेल, उस केस में 38 एटीपी रिलीज होती है। वहीं पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं एनरोबिक रेस्पिरेशन से, जैसे कि जब हम बहुत तेज भागे, हमारी मसल्स में, लेग्स की मसल्स में ऑक्सीजन की कमी होगी। मैंने ये नहीं कहा जीरो होगी ऑक्सीजन, थोड़ी कमी होगी ऑक्सीजन की। उस कमी वाले केस मतलब एनरोबिक रेस्पिरेशन का केस चला जाएगा। वहां पे प्रॉपर 38 एटीपी 36 एटीपी बनने की बजाय बनेगा 2 एटीपी, लेकिन साथ में एक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड। अब हमें जो क्रैम्प्स आते हैं ना, क्रैम्प्स आते हैं, उसका रीजन होता है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्रैम्प्स क्यों आते हैं। एक क्वेश्चन और बन गया यहां से, 2 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, क्रैम्प्स क्यों आते हैं? तो आप लिखोगे लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के कारण क्रैम्प्स आते हैं। और क्रैम्प्स आने का रीजन क्या है? लैक्टिक एसिड। रीजन क्या है? एब्सेंस ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। एनर्जी कम बन रही है। अगर ऑक्सीजन पूरा होता तो कितनी एनर्जी बनती? 38 एटीपी या फिर 36 एटीपी। समझो इस चीज को। लेकिन वहीं पे ऑक्सीजन की कमी है तो सिर्फ 2 एटीपी बनी है। ग्लूकोज तो एक ही था ना यहाँ भी, और एरोबिक में भी, मतलब एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस हुई है। यही रीजन है, अगर किसी पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, उसको थकान ज्यादा रहेगी, पेन ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर किसी की पर्सन की बॉडी में ऑक्सीजन पूरी है, उसको थकान नहीं रहेगी, क्योंकि लैक्टिक एसिड नहीं है, और एनर्जेटिक रहेगा वो पर्सन, क्योंकि एटीपी ज्यादा। क्या है एटीपी? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ही तो है। हम एटीपी के ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? एनर्जी बॉडी तो लिखते हैं। और हम सभी बॉडी को काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। अब सुनो, एक कॉमन स्टेप होता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस। अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, असर्शन रीजन में, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन, एमसीक्यू मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कि व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस का मीनिंग होता है ग्लूकोज से पायरुवेट में कन्वर्ट होना। ग्लूकोज C6H12O6। अब ये ग्लूकोज कैसे बनता है? हमने कोई भी कार्बोहाइड्रेट खाया, हमने स्टार्च खाया बेटा, माल्टोस लिया, वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, हमने पढ़ी ये चीज। स्टार्च इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। वहीं पे जो ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। हम सबके सेल में ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। बेटा ग्लूकोज में होते हैं टोटल 6 कार्बन, वहीं पे पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन। तो मतलब एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि 1 ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे? 2। पूछ ले क्यों? ग्लूकोज में 6 कार्बन, पायरुवेट में 3 कार्बन, तो 6 कार्बन 3 कार्बन के 2 में टूट जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे? एक ग्लूकोज से, 1 ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे? 2 पायरुवेट बनेंगे। आप यहां पे लिख लोगे 1 ग्लूकोज गिव राइज टू 2 पायरुवेट। अब सुनो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लूकोज पायरुवेट बना साइटोप्लाज्म में। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करता है, सबके अंदर ग्लाइकोलाइसिस तो होगा ही होगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, ग्लाइकोलाइसिस किस किस ऑर्गेनिज्म में होगा? कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया है, चाहे वो एक फंगी यीस्ट है, चाहे वो हम ह्यूमंस है,
रैट है, कैट है, कोई भी है, कॉमन स्टेप एरोबिक एनारोबिक का, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, एक ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनना। चाहे एरोबिक देखो चाहे एनारोबिक देखो, एक स्टेप कॉमन मिलेगा। अब हम आते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो अब काम होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे बनती है एटीपी, याद करो सबसे ज्यादा एटीपी। अब जो प्रॉपर प्रोसेस होती है ना, एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, उसको हम बोलते हैं क्रैब साइकिल। एक और नाम भी होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बट एक बार याद रखो क्रैब साइकिल, बिकॉज क्रैब नाम के साइंटिस्ट ने साइकिल को सबसे पहले दिया था, इसलिए वर्ड है क्रैब साइकिल। होती कहां है क्रैब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रैब साइकिल कहां हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो पायरुवेट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है CO2 H2 और एनर्जी में, एनर्जी बहुत ज्यादा बन रही है, मतलब एटीपी बहुत ज्यादा बन रहा है। तो मुझे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या मतलब लगा, CO2 रिलीज हुआ, H2 रिलीज हुआ, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। दिख रहा है आपको रिएक्शन में, रिएक्शन में सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं। लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, CO2 रिलीज हुआ, H2 रिलीज हुआ। साइकिल का नाम बोला क्रैब साइकिल, एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो। क्रैब साइकिल एरोबिक में होती है, एनारोबिक में क्रैब साइकिल नहीं होती। ठीक है, आज एनारोबिक के केस में, एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन नहीं है। बेटा एक बात सुनो, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, अगर हम ले रहे हैं हमारी बॉडी के सेल्स, एनिमल के मसल्स ले रहे हैं, कोई बंदा बहुत तेज भागा, क्रैम्स आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड और एटीपी बन रहा है। वहीं पे ईस्ट सुना होगा, दारू बनाने में काम आती है, इथेनॉल। फॉर्मूला होता है C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, लिख लेंगे इस चीज को, C2H5OH। क्या होता है बेटा, ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होती है, इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को डिफाइन करो, एक्सप्लेन करो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को, तो आप क्या बोलोगे, ग्लूकोज से पायरुवेट बना। अब ये जो पायरुवेट है, क्योंकि हमने ईस्ट डालते, जानबूझ के ईस्ट डालते हैं, ऑक्सीजन नहीं आने देते, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन सड़ाते हैं उसको, क्या बनता है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या है, दारू ही तो, अल्कोहल ही तो, और क्या है, जो दारू पी रहे हैं वो क्या अल्कोहल है, इथेनॉल है। साथ में CO2, लेकिन एनर्जी बहुत कम बनती है, ओनली 2 ATP। कंपैरिजन हो गया, कंपेयर करो, एरोबिक में बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन वहीं पे जब एनारोबिक का केस ले रहे हैं तो बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पे भी दो केस बनते हैं, अगर आप ईस्ट ले रहे हो मतलब आप कर रहे हो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, और अगर आप लैक्टिक एसिड मतलब एनिमल मसल्स में हो रहा है तो इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन भी बोलते हैं। दो केस अलग अलग होगी हमारे पास। अब ईस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि ईस्ट किस काम आती है, तो ईस्ट अल्कोहल बनाने के काम आती है, मतलब ईस्ट का यूज हो रहा है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहां पे जो कॉमन स्टेप है, अगर एग्जाम में आ जाए कॉमन स्टेप क्या है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना। देखो सेम है, ग्लूकोज से पायरुवेट एरोबिक में भी बनेगा और एनारोबिक में भी बनेगा। पूछ ले, कंपेयर करो, तो एरोबिक में ऑक्सीजन है, एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं है, जो कम है। एरोबिक में बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, हाईएस्ट 30 ATP, लेकिन वहीं एनारोबिक में बहुत कम, ओनली 2 ATP फ्रॉम 1 ग्लूकोज।